नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आज बात करेंगे बढ़ते हुए सोने के दाम की। सोने की कीमत आज जो है वो 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,000 रुपए को टच कर रही है। चांदी की कीमत जो प्रति किलो है वो 1,27,000 को पार कर रही है। इसी साल की हम बात करें तो सोना 33,000 रुपए महंगा हो चुका है और चांदी 41,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो चुकी है। सोने में आमतौर पर भारतीय जो हैं वो निवेश करते ही आए हैं, कभी गोल्ड बार के तौर पर तो कभी ज्वेलरी के तौर पर, लेकिन शादी के समय तो इसकी डिमांड और भी ज्यादा होती है। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या मिडिल क्लास के सामने है वो ये है कि शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, त्योहारों का सीजन आ रहा है और सोने का दाम ऐसा है जो आज से पहले आपने कभी सुना ही नहीं था। ऐसे में अब आप क्या करें? सोने के दाम अचानक क्यों बढ़ रहे हैं? आपको सोना कितना खरीदना चाहिए? क्या यहां से सोना और महंगा होगा, यानी कि अभी खरीद लें, या फिर आगे चलकर सोने के दाम कुछ कम होने का चांस है तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं? इस पर बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान अर्थशास्त्री शरद कोहली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से और बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नमस्कार विशाल, एफएम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा दिल से अभिनंदन। शरद जी, ऐसी कीमतें सोने की जो आज से पहले हमने कभी सुनी नहीं थी। 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोना, ये आज से पहले हमने कभी नहीं सुना था, ना कभी सोचा था कि ये कीमत यहां तक पहुंच जाएगी। ये हुआ क्या है? बिल्कुल विशाल, लोग यही सोच रहे हैं कि अचानक सोने को क्या हो गया है। तो मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताता हूं जिससे एफएम न्यूज के, एफएम टीवी के जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। पहली बात तो यह कि सोने को थोड़ी सी अशांति पसंद है। क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, पर कुछ चीज ही ऐसी है, कमोडिटी ऐसी है कि जब जब मिसाइल चलती हैं, जब जब ड्रोन चलते हैं, जब जब गोलियां चलती हैं तो सोना बढ़ता है। इस समय आप देखिए कि हमास और इजराइल का 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था पीछे, तब से लगातार वो चल रहा है। और इजराइल ने अभी कतर के ऊपर हाल में हमास के ऑफिशियल्स को उसने कहा है कि हमने टारगेट किया। रशिया यूक्रेन, ट्रंप साहब कहते थे कि मैं 24 घंटे में रुकवा दूंगा जब राष्ट्रपति बनूंगा, पर उल्टा वो और ज्यादा घमासान हो गया है। बल्कि रशिया के कुछ ड्रोन्स पोलैंड के ऊपर भी गए। अभी ये 2 दिन पहले की न्यूज है कि पोलैंड के ऊपर गए, पोलैंड ने उनको गिराया। तो पोलैंड नेटो का हिस्सा है और नेटो आपको पता है एक ऐसा मुल्क है जिसमें एक राष्ट्र के ऊपर भी हमला होता है तो वो नेटो के ऊपर हमला माना जाता है। ये नेटो की ट्रीटी है, इसको हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा आप बाकी देखें तो ट्रंप साहब, दूसरा फैक्टर, इसको हम बोलते हैं जियोपॉलिटिकल, यानी कि ये जो आपस में 2 देश लड़ने पे उतारू हो जाते हैं, इसको हम जियोपॉलिटिकल रीजंस बोलते हैं। दूसरे अब हम आते हैं जियो इकोनॉमिक रीजंस पे। ट्रंप साहब ने जो सारा ये टैरिफ का मुहिम चलाई, दुनिया भर में ट्रेड वॉर छेड़ दिया, भारत के ऊपर 50% लगा दिया, ब्राजील के ऊपर 50% लगा दिया, किसी के ऊपर 39%, किसी के ऊपर 19%, किसी के ऊपर अलग अलग पूरे देशों पर उन्होंने लगा दिया। तो मुझे लगता है इसको लेके आर्थिक अनिश्चितता, जिसको हम इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कहते हैं, उसका माहौल बन गया। तो सोना क्या है? सोना विशाल एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सेफ हेवन का मतलब है कि जब आपको कहीं उम्मीद दिखाई ना दे, जो शेयर मार्केट में आपने देखा पिछले 1 साल में -3% रिटर्न दिए हैं, तो जब कहीं उम्मीद ना दिखाई दे तो लोग सोने की तरफ भागते हैं। इसको एक तरह से अच्छा, महंगाई भी अमेरिका जैसे देश में बढ़ रही है, वो स्वीकार करें ना करें। अभी महंगाई के कल रात को आंकड़े आए हैं, 2.9% पहुंच गई है 2.3 से। तो ये जो सारे टैरिफ लगाया, महंगाई अभी अमेरिका में और बढ़ेगी। एक और रीजन मैं आपको बताऊं तो जियो इकोनॉमिक, कि जब जब ब्याज की दरें दुनिया भर में कट होती हैं, यानी कि अब अमेरिका की फेडरल रिजर्व में, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक होता है, अमेरिका में उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, उसकी 17 तारीख को उसकी एफओएमसी है, जैसे हमारे यहाँ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, उनके एफओएमसी की मीटिंग होती है। ऐसा माना जा रहा है कि 17 तारीख को जो मीटिंग है अमेरिका में, उसमें ट्रंप साहब के प्रेशर में आके जेरोम पावेल साहब जो फेड के चेयरमैन है, जैसे हमारे आरबीआई गवर्नर होते हैं, वो अब प्रेशर में आके इंटरेस्ट रेट्स घटेंगे। तो जो हाल में जो आपको तेजी दिख रही है, मैं हाल का मेरा मतलब है ये जो आपको पिछले 10-12 दिनों में तेजी दिखी, हालांकि तेजी तो लगातार बनी हुई है और कोई ना कोई कारण बन रहा है। जितने मैं रीजंस आपको लिस्ट आउट कर रहा हूं, इसमें से कोई ना कोई कारण बन जाता है। तो इस वजह से जब इंटरेस्ट रेट्स घटते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो बॉन्ड मार्केट होती है वो बॉन्ड मार्केट गिरने लग जाती है, बॉन्ड मार्केट में रिटर्न कम हो जाता है, तो लोग सोने की तरफ भागने लगते हैं। और एक और बहुत बड़ा रीजन विशाल, वो ये है कि आपको शायद जानकारी हो कि नहीं, कि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है वो बेतहाशा उन्होंने सोना खरीदा है। अमेरिका के पास इस समय 8,000 टन से भी ज्यादा का गोल्ड रिजर्व है, यानी कि उन्होंने इकट्ठा कर लिया है।
चीन ने ऐसा माना जाता है 5,000 टन से भी ज्यादा का गोल्ड रिजर्व है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जर्मनी के पास ज्यादा है, कुछ कहते हैं चीन के पास ज्यादा है, पर जर्मनी के पास भी बहुत है, इटली के पास बहुत है। भारत का जो गोल्ड रिजर्व है वो 800 टन से ऊपर का है इस समय। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो शायद हमारे एफएम टीवी के दर्शकों ने कभी नहीं सुनी होगी, कि जब डॉलर एक करेंसी नहीं हुआ करती थी अंतरराष्ट्रीय, तो एक जमाने में लोग अपनी करेंसी का मापदंड गोल्ड स्टैंडर्ड से किया करते थे। इसका अर्थ होता है कि किस देश के पास कितना सोना है, उसके आधार पर आपकी करेंसी की स्ट्रेंथ होती। मेरा ऐसा मानना है कि आपको बहुत ही जल्द, कुछ हो सकता है थोड़े समय में, साल 2 साल में, गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आता दिखाई दे। और दूसरा, डॉलर कमजोर हो रहा है। अब आप कहेंगे डॉलर कमजोर कहां हो रहा है, भारतीय रुपए में तो वो 88-89 रुपए अब पहुंच रहा है, परंतु स्विस फ्रैंक्स, यूरो, येन और ब्रिटिश पाउंड, ये 4 मुख्य करेंसियों के खिलाफ डॉलर में गिरावट आई है जब से ट्रंप साहब ने टैरिफ वॉर छोड़ा है। भारत में रुपया कमजोर इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से जो हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, FIIs और FPIs कहते हैं, उन्होंने यहाँ से पैसा निकाल लिया। तो पैसा निकालते हैं, तो इस वजह से भारतीय रुपए के खिलाफ, पर डॉलर की जो दादागिरी है, अगर मैं इसको देसी भाषा में कहूँ, वो ऐसा माना जा रहा है कि कम होगी। तो कोई तो एक ऐसा मापदंड होना चाहिए ना विशाल, जो दुनिया भर में, जिसमें हम अपनी करेंसी माप सके दुनिया भर में, या मैं यूं कहूं वैल्यू माप सके। तो सोने को अगली करेंसी की तरह देखा जा रहा है, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से सोना बढ़ रहा है। और एक इसमें एक अंग्रेजी में शब्द होता है विशाल, इसको मिथ कहते हैं। मिथ होता है कि आप कुछ समझते हैं पर वो असल में होता नहीं। यहाँ पर लोकल हम समझते हैं कि शादियों का सीजन आगे बढ़ गया, शायद धनतेरस आगे ही बढ़ जाएगा, शायद अक्षय तृतीया आ जाए, पर हकीकत यह है कि सोने के मूल्य अमेरिका में कॉमेक्स है, कमोडिटी एक्सचेंज उसको बोलते हैं, वहां पर खुलता है। और हम लोग जैसे 10 ग्राम में सोना मापते हैं, वो लोग इसको आउंस में मापते हैं। 1 आउंस लगभग 30 ग्राम के, 28-30 ग्राम के आसपास होता है। उसके आधार पर जो भारत के सराफा बाजार एसोसिएशन है, वो भारत में मूल्य खोलता है। अब आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बहुत अच्छी एक बात कही कि भाई लोग, शादियों का सीजन आ रहा है, लोग परेशान हैं कि क्या करेंगे, सोने तो बिक नहीं रहा, फिर भी सोना चढ़े जा रहा है, जबकि इसकी सेल कम हो रही है। सोने के जो गहरे हीरे, जो सोने के जेवरात हैं, उनकी सेल घट रही है। पर फिर भी तो ये एक बड़ा यूनिक फिनोमेना दिख रहा है कि एक तरफ सोने के जेवरात की सेल घट रही है और ऊपर से सोना बढ़े जा रहा है। तो लोग सोच रहे हैं, जिनको ये सब फैक्टर जो मैंने बताया इनकी जानकारी नहीं है, वो ये सोचते हैं कि कैसे हो रहा है, कि हमारी एक यहाँ डिमांड तो है नहीं, तो बिना डिमांड के कीमत कैसे बढ़ी जा रही है। तो जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए, ये सारे फैक्टर्स मिलजुल के कोई ना कोई फैक्टर ऊपर आ जाता है। और कभी कभी सारे भी काम करते हैं, कभी कभी इसमें से 2 काम करते हैं, कभी कभी इसमें से 3 काम करते हैं। इसके कारण आपको सोना बढ़ता दिख रहा है। बेतहाशा सोना सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं विशाल। आपको हैरानी होगी जान के कि सोने के जो भंडार हैं, और आपको आगे आप पूछेंगे तो मैं आपको एक और बड़ी रोचक जानकारी दूंगा सोने के बारे में, जो शायद किसी ने नहीं सुनी होगी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है पहले उस रोचक जानकारी के बारे में ही सुन लेते हैं, फिर आगे का प्रश्न करते हैं। मैं रोचक जानकारी ये देना चाह रहा था। लोग सोचते हैं कि भाई दुनिया में कितना सोना है, आखिर सोना, भाई एक लिमिट ही तो है। सोने की खानें होती हैं, आपको पता है, और टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए आप पता लगा लेते हैं कि यहाँ पर खान में सोना है। अभी जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है विशाल, ये जानकारी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग देने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से कुल 50,000 से 1 लाख टन सोना अब दुनिया में खानों में बचा हुआ है जी। और अब तक 2,08,000 टन सोना, यानी कि जब से हम सोने को जानते हैं, ये खानों में से निकाला जा चुका है। अब लोग पूछेंगे 2,08,000 टन तो सुनने में बहुत बड़ी है, पर आपको हैरानी होगी अगर इसकी सिल्ली बनाई जाए, इसका एक ब्लॉक बना दिया जाए, तो आईफल टावर के नीचे फिट आ जाएगा वो। इससे ज्यादा सोना नहीं है। और निकालने के लिए कुल बचा है 50,000 से 1 लाख। आप समझ रहे हैं कि जो चीज, अनलेस कोई नई टेक्नोलॉजी आगे निकालने की तो अलग बात है, पर अभी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके हिसाब से मात्र 50,000 से 1 लाख टन का सोना बचा है। और ये ऐसा माना जा रहा है कि करीब 15 से 20 साल में सोना समाप्त हो जाएगा। तो आप सोचिए कि अगर सोना समाप्त हो गया तो इसकी कीमत कहां जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये नंबर शायद लोगों के पास नहीं थे, क्योंकि हर साल जितना सोना निकाला जाता है उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने साल और सोना अभी चलेगा। तो कुल मिला के मुझे अभी लग रहा है, जो दर्शक ये सुनना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए सोने का भविष्य क्या है, मुझे लगता है विशाल के सोने की चांदी हो रही है, और चांदी नया सोना बनता जा रहा है। हम चांदी की भी साथ में बात करना चाहूंगा, क्योंकि चांदी इस समय, और चांदी का उपयोग ना केवल निवेश के लिए होता है, चांदी का इंडस्ट्रियल यूज भी है। बिल्कुल, आप शायद जानते होंगे मोबाइल फोन्स में, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में चांदी का इस्तेमाल होता है। तो आप सोने के साथ साथ अगर चांदी का भी जिक्र करता रहे तो उसमें भी लोग बहुत इंटरेस्ट, उसकी कीमत तो भले उससे प्रति किलो में उसकी कीमत देखी जाती है, लेकिन उसकी कीमत भी 1,27,000 के पार है, और 41,000 रुपए तो सिर्फ इसी साल में चांदी की कीमत बढ़ गई है। लोग बिल्कुल जानना चाहते हैं कि साहब सोने में तो आग लगी ही हुई है, चांदी को क्या हो गया है।
यहाँ चांदी में एक दो फायदे हैं। एक तो मैंने आपको फायदा बताया विशाल कि इसका इंडस्ट्रियल यूज भी है, यानी कि इसका कमर्शियल यूज भी है। सोने को तो ये है ना, आप बार्स खरीद लेते हैं, कॉइन्स खरीद लेते हैं, ज्यादा जेवर बनवा लेते हैं, इससे ज्यादा और बिस्किट बना लेते हैं, वो बार्स कॉइन्स में आ गए। तो पर चांदी का जो है ये सब तो मिलता ही है, चांदी के कॉइन भी मिलते हैं, चांदी के बार्स भी मिलते हैं, पर चांदी को सर्किटरी में, यानी जो सर्किट्स बनते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे इसका प्रचलन बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि चांदी की डिमांड बढ़ रही है। तो चांदी में दो तरीके से चाल आ रही है, एक तो निवेश के लिए आ रही है जैसे सोने में आ रही है, और दूसरा चांदी की जो कंजम्पशन है, यानी चांदी जो खर्च हो रही है, इस्तेमाल की जा रही है, उसमें भी चाल आ रही। तो इसलिए आपको चांदी, और एक रीजन और है जो बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, आप जब मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए निवेश करना है, मैं एक उदाहरण से समझा देता हूं कि चांदी क्यों बढ़िया निवेश बन रही है सोने से। अब आपने अगर करना है तो आप 10 लाख रुपए की चांदी खरीदेंगे तो आपको शायद 7-8 किलो के करीब चांदी आ जाएगी। अगर 1,27,000 से हम चले तो मैं मोटा मोटा राउंड ऑफ कर, पर यही अगर आप सोना लेंगे तो सोना कितना आएगा आप अंदाजा लगा लीजिए। इस समय जो सोने का भाव चल रहा है, 1 किलो से भी कम नहीं, 1 किलो तो 1,10,00,000 माफ कीजिएगा, 100 ग्राम से भी कम, 100 ग्राम से भी कम जी। तो अब होता क्या है, अब देखिए इसमें मैथमेटिक्स है कि अब चाल आई जब सोने में, तो सोने के प्रति 10 ग्राम जब रेट बढ़ते हैं तो एक रफ्तार से बढ़ते हैं, पर चांदी में जब वही उतना ही उछाल आएगा तो आपके पास किलो के हिसाब से है, आप समझ रहे हैं, बिल्कुल। तो वो आपको उसमें रिटर्न ज्यादा मिलता है। ये भी एक कारण है, कम लोग इसको जानते हैं कि ये भी एक कारण है चांदी के ज्यादा बढ़ने का। लेकिन क्या चांदी की बढ़ती हुई कीमत पर वही सारे फैक्टर लागू होते हैं, वही सारे कारण लागू होते हैं जो सोने पर भी होते हैं, या चांदी के कारण बिल्कुल ही अलग है? देखिए, चांदी नॉर्मली देखा गया, अगर आप पिछले हम 20-25 साल का ट्रेंड लें विशाल, तो चांदी सोने के पीछे पीछे चलती है, क्योंकि ये दोनों प्रेशस मेटल्स कैटेगरी में आते हैं और कमोडिटी में ट्रेड किए जाते हैं, और पीछे पीछे चलती है। और हम लोग तो क्योंकि बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं, तो सोने और चांदी का जो गैप होता है उसको हम एक रेशियो कहते हैं, उसको हम गोल्ड टू सिल्वर रेशियो कहते हैं। हमें जब लगता है कि रेशियो आपस में बढ़ गई, यानी कि चांदी पिछड़ गई, सोना आगे निकल गया, तो क्या होता है, एकदम से फिर चांदी भागती है। तो आप लगाएं, मूल सिद्धांत वही है। चांदी की भी खान होती है, चांदी किसी फैक्ट्री में प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, पर चांदी की खपत सोने से भी ज्यादा हो रही है, जो मैंने आपको कारण बताया कि इंडस्ट्रियल यूज की वजह से। और एक और बहुत जरूरी बात जो मैं बताना चाहूंगा, लोग ये सोचते हैं कि भाई जब ये सोने और चांदी की कीमतें हम देखते हैं, जैसे आपने अभी जिक्र किया 1,27,000 की चांदी है, और 1 लाख बल्कि 1,12,000 सोना कल रात को सुबह खुला था, इतनी 12:30 तक भी पहुंच गया था। तो लोग सोचते हैं कि ये चांदी की और सोने की कीमतें बीच बीच में घटती भी हैं, आपने देखी होंगी, ऐसा तो नहीं है ना, एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। तो मैं एक बहुत जरूरी और अहम बात बताना चाहूंगा जो लोग सोने चांदी में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए, कि सोना और चांदी भारत में एक कमोडिटी एक्सचेंज है जिसको हम MCX कहते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। यहाँ पर सिर्फ कमोडिटीज ट्रेड होती हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, और बहुत सारी, कॉपर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ये सारी चीजें कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेड होती हैं, जैसे कि शेयर्स NSE और BSE पर ट्रेड होते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है, इसको ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है ये होती है कॉन्ट्रैक्ट्स की, यानी कि यहाँ पर खरीद बेच जो होती है सोने चांदी की, वो आप फिजिकली नहीं जाके देते हैं कि मैंने ये लो 1 किलो सोना आपको दिया, आपने मुझे दिया। यहाँ पर सिर्फ मैं मान लेता हूं तो वहां पर 100-100 ग्राम के यूनिट्स बने हुए, उसको हम गोल्ड मिनी कहते हैं। तो मान लीजिए मैंने 10 मिनी खरीदे, तो मेरी जेब में वो मिनी नहीं आ जाएंगे, 100-100 ग्राम के बिस्किट नहीं आ जाएंगे। एक तारीख फिक्स हो जाएगी 1 महीने की कि इस डेट का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, इस डेट तक इस मिनी का उस टाइम जो भी भाव होगा मुझे उसमें से निकलना पड़ेगा, या तो मैं प्रॉफिट देके निकलूंगा या मैं लॉस देके निकलूंगा। तो आप यकीन नहीं करेंगे, हजारों टन रोज सोना MCX पर सोना और चांदी खरीदी बेची जाती है, बिना फिजिकली किसी को लिए हुए या किसी को दिए हुए। हालांकि अगर कोई व्यक्ति इसकी डिलीवरी लेना चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद इंतजार कर सकता है, उसको बकायदा डिलीवरी भी MCX देता है लेके, पर ऐसा बहुत रेयर होता है। जनरली ये ट्रेड किया, तो आपको जो उतार चढ़ाव सोने के भाव में रोजाना दिखते हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि इसको हम बोलते हैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, थोड़ी सी सट्टेबाजी होती है। तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में खरीद भी होती है, बेच भी होती है। आप कॉन्ट्रैक्ट बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, यानी कि आपके पास सोना नहीं है पर आपने सेल कर दिया मार्जिन देके, तो उसकी वजह से आपको ये स्पेकुलेटिव मूवमेंट दिखाई देते हैं। तो सोने की कीमत कभी भी पहले आपको एक 10 दिखेगी, फिर अगले दिन आपको 1.8 आती दिखेगी, फिर तीसरे दिन 1.9 दिखेगी, चौथे दिन फिर जो मैंने कारण बताया उसमें से कारण बन गया 1.11 बन जाएगी। तो ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की वजह से ये मूवमेंट आती है। तो अगर मैं सोने के भाव को प्लॉट करूं एक ग्राफ पे विशाल, तो ऐसे चढ़ेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे चढ़ेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर, तो क्या उसको हम प्रॉफिट बुकिंग कहते हैं। तो MCX पे जो सोना ट्रेड होता है वो इसकी कीमत को गिराता भी रहता है,
असल में जो इन्वेस्टमेंट है वो नीचे जनरली नहीं आती है, पर क्योंकि उसकी उसकी मात्रा कम होती है, स्पेकुलेटिव वाले की ज्यादा होती है, इसलिए आपको ये नीचे आते हुए दिखाई देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी सवाल जिसके लिए मुझे लगता है ज्यादातर हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और वो ये है कि भाई मुझे अभी सोना खरीदने की इच्छा है, या मेरे घर में अब शादी आने वाली है, या कोई और ऐसा फंक्शन है, ओकेजन है जहां पर मैं सोना खरीदकर, ज्वेलरी खरीदकर किसी को गिफ्ट करना चाहता हूं, तो क्या मुझे अभी सोना खरीदना चाहिए, या इस सोने की कीमत को देखकर मेरे तो पसीने छूट रहे हैं साहब और मुझे लग रहा है थोड़ा सा और इंतजार कर लूं, क्या पता कुछ नीचे आ जाए? देखिए, अगर तो आपने सोने के हम दो ऑब्जेक्टिव्स मानते हैं, एक तो निवेश का मानते हैं, बिल्कुल। एक हम मानते हैं इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू। जो आप गिफ्ट करते हैं, अंगूठी होती है, चेन होती है, कंगन होते हैं, कान में पहनने के होते हैं, नाक में पहनने का होता है, यहाँ पर माथे पे भी लगाया जाता है, बड़े तरीके से इसको लेडीज भी हैं, आजकल तो जेंट्स भी बहुत पहने दिखते हैं, मुझे बड़ी बड़ी अंगूठियां पहने दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको निवेश के लिए चाहिए तब तो आप ज्वेलरी में पैसे मत लगाइए। और मैं सभी लोगों को सलाह देना चाहूंगा, आप अगर शादी ब्याह का सीजन आ रहा है, अगर आप शादी ब्याह में ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए सोना लेना चाहते हैं तो आप 14 कैरेट का सोना लीजिए, वो आपको सस्ता पड़ेगा, और क्योंकि वो एक दो बार ही पहना जाता है। और आजकल विशाल, मैं आपको सच बात बताऊं, कुछ लोग शायद मेरे से सहमत ना हो कि आजकल बहुत ज्यादा सोना पहनने का फैशन नहीं है। एक आध बार पहनते हैं, फिर आजकल सेफ्टी इश्यूज भी आते हैं, ये चेन छीन ली गई, ये हो गया, बहुत ज्यादा सोना पहन के आप बाहर निकले तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा समझदारी भी नहीं है, बहुत सेफ भी नहीं है, और फैशन से भी थोड़ा सा बाहर है। तो मेरी सलाह सबको ये है कि अगर आप निवेश कर रहे हैं, लेडीज जनरली ये गलती करती हैं कि मैं हार बनवा के रख लूं, आगे काम आएगा मुसीबत में, उसमें आपके मेकिंग चार्जेस कट जाएंगे, उसमें से आपकी इंप्योरिटी कट जाएगी, क्योंकि 24 कैरेट का कभी भी ऑर्नामेंट नहीं बनता है, उसकी मैलेबिलिटी इशू आ जाते हैं, वो मुड़ जाता है। इसीलिए 22 कैरेट का या 20 कैरेट का, मैंने जैसे 14, तो उसमें इंप्योरिटी मिलाई जाती है। तो जब आप उसको बेचने जाएंगे तो जितनी कीमत बड़ी होगी, पता लगा उसमें से 20-25% तो आपकी इंप्योरिटी और मेकिंग चार्जेस की वजह से नुकसान हो गया। तो इसलिए अगर आपको निवेश करना है तो आप 24 कैरेट गोल्ड में करिए। दो तरीके से निवेश के संसाधन उपलब्ध हैं, या तो आप इसके ETFs ले सकते हैं, जिसको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं, ये शेयर मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, इसको आप डीमैट फॉर्म में आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपके पास रखने की जगह सेफ है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, तो फिर आप कॉइन और बार्स लेके अपने पास रखिए, ज्वेलरी फॉर्म में उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर मत रखिए। पर एक बात यहां मैं सतर्क करना चाहूंगा, अगर आप लॉकर में सोना रखते हैं तो शायद कम लोग इस बात को जानते हैं कि आपके लॉकर की सेफ्टी जो आप लॉकर रेंट देते हैं उससे मात्र 100 गुना होती है। यानी कि अगर आपका साल का 1000 रुपए का लॉकर रेंट है तो 1 लाख रुपए तक की बैंक गारंटी लेगा। कल को मतलब 10 ग्राम की गारंटी भी नहीं मिल रही। ठीक ठीक बिल्कुल। अगर कल को कुछ हो गया, और ऐसे किस्से सुनने में आए हैं, बिल्कुल सुनने में आए हैं, चोरी हो गई, आग लग गई, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वहां पर आप ये मत सोचिए कि आपने लॉकर में रख दिया, घर में रखना, घर में सकते आप। तो इसलिए आपको गोल्ड ETFs में, जिसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाइए, आपके वहां पर वो यूनिट आ जाएगा, आप उसको रखिए। और सोने को लेके, अब आपने पूछा कि निवेश करिए, अगर आप निवेश करना चाहते हैं, मेरा ऐसा मानना है एज एन फाइनेंस एक्सपर्ट भी, कि अगर आपके पास 10 लाख रुपए निवेश के लिए हैं तो उसमें से आज जो हाल चल रहा है सोने चांदी का, 20% उसमें से कम आप अपना प्रेशियस मेटल्स के लिए निवेश करिए। बाकी आप बैंक FD में रखते हैं, म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं, शेयर्स लेते हैं, प्रॉपर्टी लेते हैं, जहां जहां भी आप निवेश, 20% आप सोने में, चांदी में निवेश करके रखिए, ETFs में, और सोने के साथ सो जाइए। अब सो जाइए का क्या मतलब है कि आप इसको रोज रोज इसकी कीमत मत देखें। मैं यहां आज आपके शो पे कह रहा हूं, और दोबारा आज ही के दिन 1 साल बाद इसी टॉपिक पे फिर मिलना चाहूंगा और पूछूंगा आपसे कि आपने आज 1,10,000 का लिया था, और आज ही के दिन 12 सितंबर को 2026 को ये कितने का हो गया। और मुझे लग रहा है कि सोना 1.5 लाख की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि मुझे कभी भी मैं कीमत प्रेडिक्ट करने में विश्वास नहीं रखता हूं, पर क्योंकि हम लोग ग्लोबल फैक्टर्स को इतनी क्लोजली स्टडी करते हैं कि जो मुझे फीलर्स आ रहे हैं उसको मुझे लग रहा है कि ये रुकने वाला है नहीं। ये हो सकता है कि 1-2 महीने ज्यादा ना बढ़े, बीच बीच में करेक्शंस आए, पर जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, जो हम अगर लंबे वक्त के लिए आप निवेश कर रहे हैं, तो सोना नीचे नहीं जाने वाला है, चांदी भी नीचे नहीं जाने वाली है। पर शर्त यह है कि आप इसकी रोज रोज, क्योंकि मैं कहूंगा आपने आज 1,10,000 पे लिया और एक हफ्ते बाद अगर 1,08,000 का हो गया, आप कहेंगे साहब शरद कोहली जी आए थे, वो FM TV पे ये बता गए हैं, ये तो 1,08,000 का हो गया। तो इसको आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनना है। ये जो है ना, आज लेना, हफ्ते बाद बेच देना, 15 दिन बाद बेच देना, ये ट्रेडिंग कहलाती है, ये सट्टेबाजी है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। सोने का निवेश आप FD कराते हैं तो 1 साल के लिए कराते हैं ना, म्यूचुअल फंड करते हैं, SIP करते हैं, 5-5 साल की करते हैं लोग। तो साहब अगर आपने कहीं 5 साल के लिए सोना लेके रख लिया तो आपकी समझ लीजिए बल्ले बल्ले हो गई यहां से। लेकिन जिनको ज्वेलरी ही खरीदनी है, जिन्हें तो हार ही बनवाना है, जिन्हें कंगन ही लेना है, उनके लिए क्या सलाह है? फिर अभी ले लें, या आपको लगता है कि नहीं 1-2 महीने में शायद कुछ ऐसे बड़े फैक्टर हैं, ऐसे कुछ बदलाव आते हुए देखेंगे, शायद थोड़ी सी बचत आपकी हो जाए,
या आपको लग रहा नहीं लेना है, अगर ज्वेलरी ही लेनी है तो अभी ले लीजिए? देखिए, मैं जोर देना चाहूंगा, अगर ज्वेलरी ही लेना चाहते हैं, क्योंकि फिर ऑब्वियसली आपकी ऑर्नामेंटल रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको वाकई में हार कहीं पहन के जाना है, तो मैं आपको सलाह दूंगा आप 14 कैरेट का लीजिए। उससे क्या होगा, आपकी कीमत जो है करीब करीब आधी से, यानी 45% कीमत कम में मिल जाएगा आपको। तो आप उसको लीजिए और पहन के, जब आपको जरूरत हो आप उसको पहन के चले गए। पहनने में पता नहीं लगता है, राज की बात बता रहा हूं कि पहनने में नहीं पता लगता 14 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, आपसे कोई नहीं पूछने वाला ये असली है नकली है, ऐसा अच्छा नहीं। तो अगर लेके रखना है तो रख लीजिए, पर ये ध्यान रखिए कि अगर आपने निवेश के तौर पर खामखा आपने ऑर्नामेंट ले लिए कि अच्छी हमारी अगली आगे इन्वेस्टमेंट है, काम आएगी, तो आपका इसमें से पैसे कटेंगे जब भी आप जाएंगे। निवेश के लिए आप बार्स और कॉइन्स लीजिए, और ऑर्नामेंटल वैल्यू के लिए आप 14 कैरेट का ले लीजिए, उसको पहन के आप जाइए। अब गोल्ड तो गोल्ड है, फिर उसको आपको दुख भी नहीं होगा कल को, और कटेंगे भी तो आपको पता है कि आपने लिया भी सस्ता था, तो उस हिसाब से पैसे कट रहे हैं जी। एक आखिरी प्रश्न, बिल्कुल शॉर्ट में इसका आंसर चाहूंगा मैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पेकुलेशन करते हैं, जो अटकलें लगाते हैं, और जिनका मानना है कि नहीं नहीं साहब, ये सोने की कीमत बहुत ज्यादा है, आप देखिएगा कुछ थोड़े से बदलाव होंगे और सोना अचानक से धड़ाम से बहुत नीचे आकर गिरेगा। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ विशाल, यूट्यूब पे आप अगर खंगाल कर देखेंगे तो कुछ लोग जो इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि एक अंग्रेजी में शब्द होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो जिनको फोमो होता है उनको लगता है बस निकल गई, ये तो हमने तो लिया नहीं जब 80,000 था, जब 70,000 था, जब 60,000 था, जब 1,00,000 था तभी ले लेते, अभी भी 10,000 कमा लेते। तो उसका तो देखिए, उसका कोई इलाज नहीं है। पर सोने की कीमत को प्रेडिक्ट करना वैसे बहुत कठिन है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन आ भी जाए, वैश्विक शांति हो जाए, जो मैंने फैक्टर्स बताया उसका उल्टा हो जाए, डॉलर की दादागिरी आगे बढ़ती रहे और फेड रेट्स फिर दोबारा से किसी वजह से बढ़ जाएं। ये सारे फैक्टर्स अगर उल्टे हो जाते हैं और वैश्विक सब मिसाइल चलनी बंद हो जाएं, सब लड़ाइयां थम जाएं, बिल्कुल शांति, सब गले लग जाएं, ट्रम्प साहब और दुनिया गले लग जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, हो सकता है कीमत नीचे भी आ सकती है। पर अभी जो हालात दिख रहे हैं मुझे ये चांस कम दिखते हैं। तो मैं को भविष्यवाणी, जिस तरह की बातें ट्रम्प साहब करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा अंदाजा अब कोई भी लगा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आप निवेश करें, लंबे वक्त के लिए निवेश करें। अगर आगे करेक्शन भी आएगी तो आप फिर भी मुनाफा कमा के निकलेंगे, अगर आप लंबे वक्त तक बने रहते हैं। इस टॉपिक पर इतने रोचक तरीके से मुझे नहीं लगता कि कोई और जानकारी दे सकता था आपके अलावा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद कोहली साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला इस बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक।